नमस्कार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं IDTV इंद्रधनुष। दोस्तों, बात सीधी है पर कहानी लंबी है। नगड़ी का खेत सिर्फ धान का नहीं, राजनीति का भी है। पिछले दिनों जो कुछ हुआ उसे सिलसिलेवार समझिए, फिर पुराने संदर्भों को जोड़िए, तभी आपको तस्वीर साफ साफ दिखाई देगी। क्या चंपई सोरेन नगड़ी के बहाने आक्रामक आदिवासी राजनीति इसलिए खेल रहे हैं कि घाटशिला उपचुनाव के पहले अपने बेटे बाबूलाल सोरेन की पॉलिटिकल रीलॉन्चिंग करा सकें? इशारा कई तरफ से मिलता है। नगड़ी के रोपा पोसो यानी हल जोतो आंदोलन में कोल्हान यानी घाटशिला और सरायकेला से काफिलों में समर्थक, बेटे की बढ़ी हुई एक्टिविटी और उसी समय चंपई का मैं हाउस अरेस्ट हूँ वाला बयान, जबकि पुलिस ने ऐसी कोई आधिकारिक सूचना सार्वजनिक नहीं की थी। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही वरिष्ठ नेता मथुरा महतो और हेमलाल मुर्मू जो खुलकर कहते रहे कि आंदोलन फ्लॉप होने के डर से हाउस अरेस्ट वाली बात फैलाई गई। यानी कहानी सिर्फ ज़मीन कानून की नहीं, चुनावी मैथमेटिक्स की भी है, चुनावी कैलकुलेशंस की भी है। याद कीजिए, चंपई सोरेन 2024 की शुरुआत में तब CM बने जब हेमंत सोरेन जेल में थे। 2 फरवरी 2024 को उन्होंने शपथ ली और बाद में कुर्सी वापस हेमंत सोरेन को मिल गई। उसके बाद अगस्त 2024 में चंपई BJP में चले गए और यहीं से उनकी आक्रामक विपक्षी शैली का नया अध्याय शुरू हुआ। दोस्तों, नगड़ी का विवाद कोई आज का नहीं है। 1957 के अधिग्रहण को आधार मानकर 2011-12 में झारखंड की अर्जुन मुंडा सरकार ने IIM, लॉ यूनिवर्सिटी और IIIT जैसी संस्थाओं के लिए ज़मीन चिन्हित की, तो स्थानीय ग्रामीण, जिनमें ज़्यादातर आदिवासी थे, उठ खड़े हुए। हाई कोर्ट और प्रशासनिक आदेशों के बीच कई दौर में सड़क जाम, धरना और टकराव हुए। सरकार ने शिक्षा का हब बनाने की दलील दी और गांव वालों ने पुरखों की ज़मीन की। उस समय भी कौन हमारे साथ है और कौन हमारे खिलाफ, ये राजनीति खूब खेली गई। आज वही इलाका रिम्स 2 के नाम से फिर खबरों में है। जिला प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू की, वाटर कैनन और रबर बुलेट स्टैंड बाई पर रखे और विरोध के बावजूद खेत रोपनी भी हुई। मतलब सरकार ने सिग्नल दिया कि कानून व्यवस्था हाथ में नहीं लेने देंगे, मगर पूरी ताकत से आंदोलन को कुचलना भी मकसद नहीं है। रिम्स 2 को लेकर हाल की खबरों में साइट रेडीनेस और सरकारी तैयारी लगातार रिपोर्ट होती रही है। दोस्तों, नगड़ी मूलतः स्थानीय किसानों का मसला है। ज़मीन मुआवजा, प्रक्रिया और समुदाय की सहमति। जब कोई बड़ा बाहरी नेता अचानक फ्रंट फुट पर दिखाई देता है, आंदोलन का नैरेटिव बदलने की कोशिश करता है, तो यही होता है। चंपई कैंप से गाड़ियों के काफिले, ड्रम बीटिंग और हल जोतने के अनाउंसमेंट ने फोकस को लोकल लैंड से रीजनल लीडरशिप की तरफ धकेला। विपक्ष के बड़े चेहरे जैसे बाबूलाल मरांडी ने भी कहा कि यह नगड़ी के लोगों का सामाजिक आंदोलन है। यानी ऑफिशियली BJP ने इसे पार्टी का आंदोलन कहने से साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि नगड़ी के लोगों का आंदोलन है, वहाँ के समाज का आंदोलन है और BJP इसको नैतिक समर्थन दे रही है, मुद्दों पर समर्थन दे रही है। दोस्तों, ये लाइन इसलिए अहम है क्योंकि अगर आंदोलन पर किसी पार्टी की मुहर पड़ती है तो प्रशासन का रुख सख्त होता है, सरकार का रुख सख्त होता है और स्थानीय सहानुभूति भी ध्रुवीकृत हो जाती है, पोलराइज्ड हो जाती है। जिस दिन हल चलाने रोपा पोसो की घोषणा की थी, उस दिन चंपई ने सोशल मीडिया पर कहा कि मुझे हाउस अरेस्ट कर दिया गया। पुलिस का लिखित या कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आने से यह बात राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन गई। इसके ठीक उलट JMM के वरिष्ठ नेताओं मथुरा प्रसाद महतो और हेमलाल मुर्मू ने कहा कि चंपई को डर था कि भीड़ नहीं आएगी, इसलिए पहले से नैरेटिव सेट कर दिया। अब सवाल उठता है कि अगर आंदोलन पूरी तरह से स्थानीय है तो घाटशिला और सरायकेला से गाड़ियां भर भर कर लोग क्यों लाए जा रहे थे नगड़ी? और अगर चंपई सोरेन ने यह कहा था कि मैं खुद हल चलाऊंगा, तो खुद पहुंचे क्यों नहीं? वहीं स्थानीय सरना संगठनों और ग्राम संगठनों की अगुवाई में लोग खेत तक पहुंचे, प्रतीकात्मक हल रोपनी भी हुई। पुलिस ने गैस के शेल दागे पर टोटल क्लैंप डाउन नहीं किया। संकेत यही कि सरकार
टकराव से बचना चाहती थी, लेकिन टोटल बैन भी नहीं लगाना चाहती थी। रिम्स 2 के कवरेज में भी ये दोनों बातें यानी कंट्रोल और कंटेनमेंट दोनों एक साथ दिखाई पड़ी। दोस्तों, ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब झारखंड सरकार में शिक्षा मंत्री रहे घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन के निधन के बाद घाटशिला की विधानसभा सीट से उपचुनाव तय है। पिछली बार बाबूलाल सोरेन वहां से हार चुके हैं। ऐसे में कोल्हान की ज़मीन पर आदिवासी हक की आक्रामक ब्रांडिंग करके कम से कम 2 फायदे सोचे जा सकते हैं। पहला, व्यक्तिगत सहानुभूति और मोबिलाइजेशन। दूसरा, टिकट का कन्फर्मेशन और कैंडिडेट का अपना ऑरा। दोस्तों, ये नई किस्म की पॉलिटिक्स है, स्थानीय भावना को अपने इलाके में ट्रांसफ़र करने की। सवाल इसलिए उठता है कि नगड़ी रांची के पश्चिम दक्षिण की पट्टी का सामाजिक सांस्कृतिक मैदान है। कोल्हान जिसमें पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला और चाईबासा के इलाके आते हैं, वहाँ का अलग भूगोल, अलग समाज है। तो फिर इतने बड़े काफिले उधर से इधर क्यों? घाटशिला पर सूर्य सिंह बेसरा की भी नज़र है, चंपई की नज़र तो है ही। बेसरा 1990 में घाटशिला से विधायक बने थे। 1991 में जब लालू प्रसाद ने वह बहुचर्चित बयान दिया कि झारखंड मेरी लाश पर बनेगा, तो बेसरा ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद बेसरा हर चुनाव में नया दल बनाते हैं, कभी तीसरा मोर्चा खड़ा करते हैं, भाजपा और कांग्रेस तक में घूम आए हैं, लेकिन दोबारा जनता ने उनको अपनाया नहीं। अब गुरुजी यानी शिबू सोरेन के निधन के बाद उन्होंने घोषणा की कि हेमंत सोरेन के बड़े भाई दुर्गा सोरेन नहीं रहे थे और अब पिता का साया भी उन पर से हट गया है। तो अब वे यानी सूर्य सिंह बेसरा हेमंत सोरेन के बड़े भाई की हैसियत से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सेवा करेंगे। खुद किंग नहीं बनेंगे बल्कि किंग मेकर बनेंगे। हालांकि किंग वो कभी बन नहीं पाए। दोस्तों, सूर्य सिंह बेसरा ने राजनीति छोड़कर अध्यात्म का रास्ता पकड़ा था। सूर्य अवतार बने थे, लेकिन राजनीति का कीड़ा लग चुका था तो अध्यात्म में मन नहीं रमा। फिर उन्होंने कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि और डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला का संथाली में अनुवाद किया। संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची को उन्होंने कंठस्थ कर रखा है। पेशा एक्ट उन्हें मुजुबानी याद है। झारखंड आंदोलन के फायर ब्रांड नेता रहे हैं, लेकिन अब 70 साल की उम्र में बेसरा फायर नहीं बल्कि फ्लावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे फ्लावर जो जेएमएम की बगिया में खिलने को आतुर है। इधर घाटशिला से विधायक रहे और हेमंत सरकार में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद उनकी जगह किसे मंत्री बनाया जाएगा, इसको लेकर भी अटकलें चल रही हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और झारखंड सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण और निबंधन मंत्री हाजी हुसैन अंसारी का निधन 3 अक्टूबर 2020 को रांची में हो गया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाजी हुसैन अंसारी के बेटे हफीजुल हसन को 5 फरवरी 2021 को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। उस समय हफीजुल झारखंड विधानसभा के सदस्य नहीं थे। बाद में उनको मधुपुर विधानसभा सीट से टिकट दिया गया। वे उपचुनाव लड़े और जीते। इसी तरह डुमरी के विधायक और झारखंड के शिक्षा मंत्री और उत्पाद मंत्री टाइगर जगन्नाथ महतो के निधन के बाद जो 6 अप्रैल 2023 को हुआ था, उनकी पत्नी बेबी देवी को हेमंत सोरेन ने मंत्री बनाया और उसके बाद उपचुनाव हुआ डुमरी में, जहां बेबी देवी को उम्मीदवार बनाया गया। उन्होंने मंत्री रहते चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। हालांकि 2024 के विधानसभा चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा। जेल कैंप के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो ने उन्हें हरा दिया। तो इन 2 उदाहरणों को देखते हुए ये संभावना जताई जा रही है कि रामदास सोरेन के निधन के बाद उनके बड़े बेटे सोमेश सोरेन को मंत्री बनाया जा सकता है। सोमेश सामाजिक रूप से काफ़ी सक्रिय हैं और स्थानीय स्तर पर उनकी लोकप्रियता भी काफ़ी है। पार्टी के सूत्रों का मानना है कि सोमेश को भी पहले मंत्री बनाया जाएगा और वे मंत्री पद पर रहते ही उपचुनाव लड़ेंगे। वैसे कुछ लोग सविता महतो का भी नाम ले रहे हैं, जो सुधीर महतो की पत्नी है, दूसरी बार विधायक बनी है। लेकिन सरायकेला से राजनगर तक के पूरे पूर्वी सिंहभूम जिले में संथाल आदिवासियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सोमेश को ही मंत्री बनाए जाने की उम्मीद ज़्यादा है, क्योंकि इस इलाके में संथालों के बड़े नेता चंपाई सोरेन जो भाजपा में चले गए, उसके बाद रामदास सोरेन को मंत्री बनाया गया था ताकि संथाल आदिवासियों को एक रिप्रेजेंटेशन मिल सके। कोल्हान से
हो आदिवासी समुदाय से आने वाले दीपक बिरुआ पहले से ही मंत्री हैं, इसलिए भी रामदास सोरेन की जगह उनके बेटे को दी जाएगी, इसकी प्रबल संभावना है। तो फिलहाल घाटशिला की सीट पर चंपई सोरेन की भी नज़र है और सूर्य सिंह बेसरा की भी। ये लोग बहाना कुछ भी देते रहे, तर्क कुछ भी गढ़ते रहे, लेकिन निशाना ऐसा लग रहा है कि उनका घाटशिला पर ही है। तो नगरी में हल चले, रोपा रोपा जाए, यह दृश्य जितना सुहावना है, राजनीति उतनी ही पेचीदा है। अगर यह सच में जमीन और हक का संघर्ष है तो उसकी कमान नगरी के लोगों के हाथ में रहनी चाहिए। और अगर यह घाटशिला 2.0 की चुनावी लॉन्चिंग है तो जनता इसे पहचान भी रही है और रिकॉर्ड भी कर रही है। और आखिरी बात दोस्तों, कि नेता बदलते हैं, पद बदलते हैं, पर गांव की ज़मीन, वहां के रिकॉर्ड और उसके अधिकार नहीं बदलने चाहिए। जो भी इन्हें दस्तावेज, संवाद और सम्मान से सुलझाएगा वही कल की राजनीति की फसल भी काटेगा, वरना आज के वीडियो क्लिप होंगे और कल के उपचुनाव में फिर वही पुराना सवाल होगा कि खेत किसका और फसल किसकी। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा, इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और IDTV इंद्रधनुष को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ मैं आपको लगातार दिखाई दूंगा और झारखंड से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात आपके सामने रखने आऊँगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।